हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के कंसेप्ट ओवरव्यू को डिस्कस किया था। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि वहाँ हमने समझा है कि फंक्शन क्या होता है बहुत ही ज़्यादा विस्तार में। तो प्लीज़ एक बार 2.3 का ओवरव्यू वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ओके, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following relations are functions? यहाँ पे कुछ रिलेशंस आपके सामने रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। If it is a function, determine its domain and range. अगर वो फंक्शन है तो आप उसका डोमेन एंड रेंज हमको बता दो। ठीक है, हमने कहा नो प्रॉब्लम। ये इस पैटर्न का क्वेश्चन ना हमने अपने कंसेप्ट ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे एक रिलेशन हमारे सामने है। ठीक है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं। सबसे पहले हमको देख के ये पहचानना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज हम बता देंगे। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि आखिरकार कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है। एक बेसिक सी बात है, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कनेक्शन होना चाहिए आपके दूसरे सेट के एलिमेंट से जहां फंक्शन गया है। मतलब सब का कनेक्शन होना चाहिए, आपके पहले सेट में कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले सेट में से किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं मिलना चाहिए, यानी एक का 2 नहीं होना चाहिए आपके फंक्शन में। अगर फंक्शन यहां से यहां की तरफ जा रहा है तो यार एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिल सकती। अगर एक एलिमेंट की आपको 2 इमेज मिलती है दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। सो एक का 2 नहीं होना चाहिए और पहले सेट में कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। बस ये बेसिक सी कंडीशन है किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहने की। सो एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन में रखे सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। आप यहाँ देख रहे हो डोमेन में एक ये एलिमेंट रखा है, इस एलिमेंट की यहाँ 2 इमेज आ रही है, यूनिक तो नहीं आ रही। एक का 2 इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस रिलेशन को प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैपिंग करेंगे। अगर कहीं पे भी एक का 2 हो रहा है राइट और पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है तो हम कह देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो उसकी डोमेन एंड रेंज भी नहीं लिखेंगे, अगर फंक्शन है तो ही उसकी डोमेन एंड रेंज बताएंगे। ठीक है, चलो जी, तो आई होप ये सब कुछ आपको याद आ गया होगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरी एक एक्सरसाइज करी थी इसके ऊपर राइट, आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। आई रियली विश कि आप 2.3 का ओवरव्यू देख चुके हो राइट। ओके जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, हमने चलो यहाँ पे डायग्राम बनाया। ओके, हमें पता है रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट्स होते हैं, ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो ठीक है, हमने सब पहले एलिमेंट्स को लिख लिया 2, 5, 8, 11, ओके बेटा, 14 एंड 17। तो इसमें हमने सारे पहले एलिमेंट्स को लिख लिया। ओके, अब चलो दूसरे एलिमेंट्स को लिखते हैं। दूसरे एलिमेंट्स क्या है, दूसरे सेट में जाएंगे। 1 रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखा जाए तो हर जगह यहाँ पे 1 1 1 1 ही था, तो हर जगह मैं बार बार 1 1 1 नहीं लिखूंगी, सिर्फ एक ही बार 1 लिखूंगी क्योंकि इस सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। ओके, मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे कि 2 का पेयर 1 के साथ बना है, मतलब 2 इज कनेक्टेड टू 1। ओके, 5 का पेयर 1 के साथ बना है, मतलब 5 इज कनेक्टेड टू 1। ठीक है,
8 का पेयर 1 के साथ बना है तो 8 इज कनेक्टेड टू 1, 11 का पेयर 1 के साथ बना है तो 11 इज कनेक्टेड टू 1, 14 का पेयर 1 के साथ बना है तो 14 इज कनेक्टेड टू 1, 17 का पेयर 1 के साथ बना है तो 17 इज कनेक्टेड टू 1। आप यहाँ पे देख रहे हो कि डोमेन में रखे सभी एलिमेंट्स का कनेक्शन हो रहा है और ये कनेक्शन कैसा है, यूनिक है, इन सब की यूनिक इमेज है। ठीक है मैम, हाँ मैम 2 की इमेज भी 1 है, 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1 है। तो फंक्शन क्या कहता है कि भैया 1 का 2 नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। देखो ना 2 की इमेज 1 है, एक एलिमेंट यहां पे देखोगे आप इधर से, इस एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। क्या आपको यहाँ पे 2 की कोई 2 इमेज दिख रही है? क्या आपको कोई ऐसा डायग्राम दिख रहा है इस तरीके का 1 का 2? नहीं ना। दैट मीन्स व्हाट कि डोमेन में रखे हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि 2 की 2 इमेज है, 2 1 से भी कनेक्टेड है और 2 3 से भी कनेक्टेड है। ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन डोमेन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन have unique image. Every element in domain has unique image. Therefore, given relation is a function. Therefore, given relation is a function. तो बेटा ये फंक्शन है, ठीक है। 1 का 2 नहीं हो सकता, 2 की इमेज 1 है, 2 की कोई और इमेज तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इट इज अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन भी आपको साथ में इसी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। अगर ये फंक्शन है तो आपको इसकी डोमेन एंड रेंज भी बताना है। आपने क्या देखा यहाँ पे? ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। व्हाई? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, हैज अ यूनिक इमेज। सर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की सब यूनिक इमेज है। 2 का यूनिक इमेज है, 5 का यूनिक इमेज है, यस इट इज अ फंक्शन। बस फंक्शन की एक कंडीशन आपको याद रखना है कि भैया पहले सेट से 1 का 2 नहीं होना चाहिए और पहले सेट में कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। तो सब कुछ कनेक्टेड है और 1 का 2 नहीं हो रहा, डेफिनेटली इट्स अ फंक्शन। लाइन क्या चिपका के आओगे? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। अब भैया फंक्शन है तो डोमेन भी बता दो। तो डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन होगा ये सब के सब, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये सब के सब डोमेन होंगे। तो लिख लो इसको, डोमेन सेट में लिखा जाता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स। सो दिस इज 2 5 8 11 14 एंड 17। ये इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। अब रेंज क्या है? रेंज जो भी इमेज बन के बैठे हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो इमेज आपका 1 था तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार अच्छे तरीके से चेक करो किस तरीके से हमने पूरा आंसर लिखा। डन? क्लियर है सबको ये सवाल? ठीक है। तो यस ये एक फंक्शन है, फंक्शन है तो डोमेन, ये सब के सब डोमेन हो जाएंगे। यहाँ पे जिसका भी कनेक्शन पॉसिबल है, जिसका भी कनेक्शन आपको मिला है, दिस इमेज इज नोन एज रेंज। ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इस पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। आप लोग ट्राई करो, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन रेंज बता दो। ठीक है। तो मैम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे सेट बनाएंगे। ठीक है बेटा, सेट बना लो आप। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट्स जितने भी है रिलेशन में वो सब के सब डोमेन कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को लिख लिया मैंने। 2 4 6 8 10 12 14। ओके जी। अब यहाँ पे जो भी कनेक्टेड है उन एलिमेंट्स को लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। चेक करो चेक करो चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देख रहे हो 2 1 से कनेक्टेड है, 2 is connected to 1, okay. 4 is connected to 2, very good. 6 is connected to 3, शाबाश. 8 is connected to 4, अच्छा जी. 10 is connected to 5, ठीक है.
12 इज कनेक्टेड टू 6, ओके, 14 इज कनेक्टेड टू 7। आप बताइए मुझे, क्या ये फंक्शन है? डोमेन में रखे सभी एलिमेंट का कनेक्शन है, और डोमेन में जहां से कनेक्शन स्टार्ट हुआ है वहां से एक का दो नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या? every element in domain has a unique image in codomain। यहां डोमेन में रखे सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है, कहीं पे भी एक का दो नहीं हो रहा, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, पहले सेट में कुछ भी खाली नहीं छूटा है, सबके कनेक्शन है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। तो आप कैसे लिख कर आएंगे? क्लियरली every element in domain has a unique image। डोमेन में रखे सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है, therefore it is a function। ठीक है, फंक्शन है तो डोमेन बता देंगे। डोमेन क्या होगा? डोमेन सेट होगा इन सभी एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे डोमेन लिख दो आप। सो डोमेन क्या होगा बेटा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपका डोमेन कहलाएगा। चेक कर लो सब लोग एक बार, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, डोमेन के बाद आपको रेंज बताना है, तो रेंज क्या होगा? जिसके साथ भी कनेक्शन है, कनेक्शन क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कहलाएगा आपकी रेंज। क्लियर है सबको? डोमेन, यस इट इज अ फंक्शन। व्हाई इट इज अ फंक्शन? क्योंकि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यहाँ पे कहीं पे भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल रही है, एक का दो नहीं हो रहा है, हर एलिमेंट की इमेज है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, फंक्शन है। तो डोमेन क्या होगा? इस वाले सेट के अंदर रखे सभी एलिमेंट। रेंज क्या होगा? इस वाले सेट के अंदर जिन भी एलिमेंट के कनेक्शन है वो सब के सब रेंज है। ठीक है, जो इमेज बना है वो रेंज है। सो रेंज इज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। मैपिंग कर लेते हैं, चलो जी मैपिंग करते हैं। यहाँ पे हमें पता है ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, इन्हें डोमेन कहते हैं। तो डोमेन के अंदर 1 और 2 है, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे सेट में मैं 2 बार 1 नहीं लिखूंगी, सिर्फ एक बार 1 लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? 3 5, तो अगेन 5 2 बार लिखा है, हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सो 1 2 3 5। ठीक है जी, अब कनेक्शन देखिए, 1 3 से कनेक्टेड है, ओके, 1 5 से कनेक्टेड है। लो जी, समस्या हो गई, एक का दो नजर आ रहा है, फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, और देखो आगे 1 5 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है। ठीक है, इससे तो खैर कोई समस्या नहीं है, समस्या तो हमको यही हो गई थी, एक एलिमेंट की दो इमेज, एक का दो, मतलब एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, देयरफॉर नॉट अ फंक्शन। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है ये? क्योंकि 1 3 से भी कनेक्टेड है, 1 5 से भी कनेक्टेड है, 1 की यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, द एलिमेंट 1 डू नॉट हैव यूनिक इमेज, डज नॉट हैव यूनिक इमेज, 1 की यूनिक इमेज नहीं आ रही है, इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो इसकी डोमेन एंड रेंज भी नहीं लिखी जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को चेक करो, एनालाइज करो, समझो, और अगर ये क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। ओके, डन। तो ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस। ओके, therefore it is not a function। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? every element should have unique image, but here 1 is connected to 3, 1 is connected to 5, 1 has 2 images, therefore it is not a function। तो फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज हमको नहीं बताना है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सवाल आते हैं पेपर में, राइट? तो एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखेंगे आप, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। डन। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हाईली इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के लिए प्लस 12th क्लास के लिए, और आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए भी ये वाला जो टॉपिक है हाईली इंपॉर्टेंट है। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना किसी फंक्शन की, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं ये हमने कंसेप्ट ओवरव्यू ऑफ 2.3 एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा विस्तार में डिस्कस किया है। एक बार जरूर ओवरव्यू के वीडियो को देखना, मतलब वो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है फंक्शन को समझना है तो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज रियल फंक्शंस। ये जितने भी फंक्शंस आप पढ़ते हो ये सबके सब रियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आपको इन फंक्शन के डोमेन एंड रेंज चाहिए। तो डोमेन बेसिकली क्या होता है? डोमेन होता है ऑल पॉसिबल इनपुट। ऑल पॉसिबल इनपुट, डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल इनपुट, सो दैट आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन रहे। व्हाट इज डोमेन? ऑल पॉसिबल एक्स की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन रहता है। रेंज क्या होता है? रेंज इज द आउटपुट। आपने x की वैल्यूज डाली तो आपको f ऑफ x क्या मिलता है, तो रेंज क्या होता है? आउटपुट होता है। सो डोमेन एंड रेंज फाइंड करना फंक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और 11th में तो आते ही आते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 12th क्लास के आप सैम्पल पेपर्स देखोगे या पास्ट ईयर के पेपर देखोगे ना बोर्ड एग्जाम के, इस टॉपिक के ऊपर सवाल जरूर आया है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पक्का कर लेना है। ठीक है, ओके। सो हमको डोमेन एंड रेंज चाहिए इन रियल फंक्शंस की। डोमेन क्या होता है? अपने फंक्शन में आप क्या पॉसिबल इनपुट डाल सकते हो। रेंज क्या होता है? उस इनपुट को डालने पे आपको क्या पॉसिबल आउटपुट मिलता है, दैट इज नोन एज रेंज। ठीक है, आओ फाइंड करते हैं। तो मैं x की इसमें क्या क्या वैल्यूज डाल सकती हूँ ताकि ये डिफाइन रहे, दैट इज डोमेन। उन x की वैल्यूज को डालने पे हमको कैसा आउटपुट मिलता है, दैट इज रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है। हमारा फंक्शन है मॉड x, और उस मॉड x में आगे लगा है नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो पहले तो हमको ये मॉड्यूलस फंक्शन को समझना होगा। हम समझ चुके हैं 2.3 के ओवरव्यू में, लेकिन आओ एक बार फिर से बात करते हैं। जो मॉड्यूलस फंक्शन है आपका, ये बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, आप इसमें कैसा भी इनपुट डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, आपको हमेशा आउटपुट पॉजिटिव ही मिलता है। मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। मॉड्यूलस ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। ऐसा कैसे होता है? वो मॉड्यूलस की डेफिनेशन की वजह से हो जाता है। लेकिन अभी बस आप इतना समझें कि मॉड्यूलस के अंदर आप पॉजिटिव डाले या नेगेटिव डाले, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, मॉड्यूलस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। ऐसा कैसे होता है ये हमने 2.3 के ओवरव्यू में डिस्कस किया है। अभी तो बस आप रिजल्ट याद रखो कि भैया मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। कुल मिला के इसका आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और जो ये मॉड्यूलस x होता है ना, दिस मॉड्यूलस फंक्शन, ये सबके लिए डिफाइन है। आप रियल नंबर्स में से, क्योंकि रियल फंक्शंस है तो रियल नंबर्स में से कोई भी रियल नंबर का इसमें इनपुट डालोगे तो बेटा ये फंक्शन तो आपका डिफाइन ही रहेगा, नॉट डिफाइन होगा ही नहीं। एक तो न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में होता तो समस्या भी हो जाती, परंतु क्योंकि मॉड्यूलस x आपका न्यूमरेटर में लिखा है तो हर रियल फंक्शन के लिए मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन होता है। आप रियल नंबर्स में से कोई भी रियल नंबर डालोगे, इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिफाइन रहेगा। तो मॉड्यूलस x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होता है? 2/3, 0.2, -2, 0.5। ठीक है, रैशनल प्लस इरैशनल फॉर्म्स रियल नंबर। अब कैसा भी रियल नंबर इसके अंदर डालोगे, सभी टाइप के रियल नंबर्स को ये ले सकता है। एंड व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज विच अ फंक्शन कैन टेक एंड फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड।
वो सभी x की पॉसिबल वैल्यूज जो आपका फंक्शन ले सकता है और आपका फंक्शन डिफाइन रहे। क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो मेरा जो ये f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है, ये रियल वैल्यू में से हर एक रियल वैल्यू के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो भैया मॉड x अगर हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो माइनस ऑफ मॉड x क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा? मॉड x तो हमेशा डिफाइन है, बस नेगेटिव का साइन तो लगाए आगे, तो वो भी हमेशा डिफाइन ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, आप लिखेंगे क्लियरली mod x is defined for all real numbers. Therefore, f of x is equal to minus mod of x is also defined for all real numbers. For all रियल नंबर्स, ठीक है ना बेटा। जब मॉड x हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो माइनस ऑफ मॉड x भी तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो इस फंक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है? इस फंक्शन की डोमेन है, डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड x इज ऑल रियल नंबर्स। पूरे रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। तो रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली ऑफ नंबर्स है, तो उस बहुत बड़ी फैमिली ऑफ नंबर्स में से आप हर एक नंबर को एज अ इनपुट इसमें डाल सकते हो, आपका फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? रियल नंबर्स है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्या फिर से रिपीट करूं एक बार डोमेन क्या होता है? चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डोमेन? एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि कोई समस्या नहीं जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार समझाऊंगी आपको। सो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, ठीक है। सबसे पहले हमको बताना है डोमेन। डोमेन क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड, for which function remains defined, ठीक है। वो सभी x की वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन रहे। फंक्शन नॉट डिफाइन कब हो जाएगा? जब वो इमेजिनरी बन जाए या फिर उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। दैट्स इट, ठीक है। 11th और 12th क्लास के हिसाब से बस इतना समझना है आपको, ठीक है। फंक्शन नॉट डिफाइन कब हो जाएगा? जब रूट के अंदर है, ठीक है, मतलब वो इमेजिनरी बन रहा हो, कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, या फिर डिनोमिनेटर में हो फंक्शन और वो 0 बन रहा हो, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइन। तो ये दो केस में आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। अदरवाइज योर फंक्शन शुड रिमेन डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन रिमेन्स डिफाइन, और वो सभी x की वैल्यूज को ही आपको लिखना होता है डोमेन में। वो सभी x की वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन होता है, वो सब x की वैल्यूज आपके फंक्शन की डोमेन कहलाती है। फंक्शन डिफाइन रहना चाहिए। नॉट डिफाइन कब होता है फंक्शन? जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो या रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो। इन दो केस में आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड। और हम जो भी फंक्शन की बात कर रहे हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शंस है, मतलब आप इसमें इनपुट रियल नंबर्स डालो, आपको आउटपुट भी रियल नंबर ही मिले। तो रियल नंबर के बारे में आपको सोचना है। अब रियल नंबर्स में से आपको उन x को उठाना है, रियल नंबर की फैमिली में से आपको उन x को उठाना है जिसके लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन रहे। तो रियल नंबर की फैमिली तो बेटा बहुत बड़ी होती है। इसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। अब रैशनल नंबर्स के अंदर भी आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इरैशनल में भी बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। अब मैं इस रियल नंबर की फैमिली को डिनोट करती हूँ कैपिटल R से, और अगर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी,
ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी अनंत नंबर्स हैं वो सब के सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो रियल नंबर को आप आर से डिनोट करो या इस तरीके से डिनोट करो, एक ही चीज है। ये ओपन इंटरवल क्या शो करता है कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, परंतु इनके बीच में जितने भी अनंत नंबर्स हैं वो सब के सब मेरे रियल नंबर्स हैं। ओके, अब इन रियल नंबर्स में से मैं इधर x की जगह पे कुछ भी डालूं, मेरा फंक्शन हमेशा डिफाइन ही रहेगा। रियल नंबर जो इतनी बड़ी फैमिली है, इसमें से मैं कोई भी नंबर उठाऊं और अपने इस x की जगह डालूं तो मेरा फंक्शन डिफाइन ही रहेगा, क्योंकि पहली बात ये फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं है। डिनोमिनेटर में होता तो जीरो पे नॉट डिफाइन हो जाता, रूट के अंदर होता तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए नॉट डिफाइन हो जाता, परंतु ये क्या है, इट इज जस्ट मॉड्यूलस x और उसके आगे नेगेटिव लगाए। तो भैया मैं x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर की फैमिली में से डालूं ये हमेशा डिफाइन रहेगा। तो बस हमने वही लिखा कि देखो भैया क्लियरली, मैथ्स में एक बड़ा ही प्यारा शब्द होता है क्लियरली, वी नो दैट, हैंड्स प्रूव, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्लियरली, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको, क्लियरली मॉड्यूलस ऑफ x इज डिफाइंड, मॉड्यूलस ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल नंबर्स। हर रियल नंबर्स के लिए मेरा मॉड ऑफ x डिफाइंड है। मॉड्यूलस ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, देयरफॉर जब ये हर जगह डिफाइंड है तो भैया इसको क्या समस्या होगी, ये भी तो हर जगह डिफाइंड होगा। ठीक है, देयरफॉर f of x is equal to minus mod x is defined for all real numbers, for all, ठीक है, is defined for all real numbers। तो ये भी हर रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो आप रियल नंबर्स की फैमिली में से कोई सा भी x ले लो, मेरा फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है इसकी पूरी रियल नंबर की फैमिली। आप एंटायर रियल नंबर में से कुछ भी डालो x की जगह पे, मेरे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स माई फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये तो इसकी डोमेन हो गई। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, रेंज का क्या मतलब है, अब हम पूरी चर्चा करने वाले हैं रेंज के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, डोमेन का काम खत्म, अब आ जाओ रेंज पे। सो रेंज का मतलब होता है बेटा आउटपुट। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूं, मतलब आप अपने फंक्शन में, आपका फंक्शन है f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, इसकी डोमेन आपने पता कर ली, सभी रियल नंबर्स है। तो इसकी डोमेन में जो भी रियल नंबर्स है, जब इस x की जगह पे डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, दैट आउटपुट का कलेक्शन इज नोन एज रेंज। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, सुनो एक बात सुनो मेरी, अभी मैडम ने बताया हमको कि मॉड्यूलस ऑफ x तो भैया हमेशा पॉजिटिव होता है। वी नो, आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, WKT का मतलब क्या है, वी नो दैट, वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो ये शून्य हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है। शून्य कब होगा, जब शून्य डालोगे। ठीक है, सो जो मॉड्यूलस ऑफ x है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भी आपको जस्ट मैंने बताया, आप भैया मॉड्यूलस के अंदर 2 डालोगे आपको 2 मिलेगा, -2 डालोगे आपको 2 मिलेगा। सिंपल मॉड्यूलस की बात कर रही हूं, कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड रेंज में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, आउटपुट के ऊपर। तो जो भी आउटपुट होते हैं पॉसिबल, दैट बिकम्स योर रेंज। मैंने कहा अभी 2 सेकंड के लिए अपने ओरिजिनल फंक्शन को होल्ड पे रखो, मैं सिर्फ मॉड्यूलस x की बात करूंगी। वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर रियल नंबर के लिए, इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल, जितने भी रियल नंबर्स हैं इस दुनिया में, उन सभी रियल नंबर्स को जब मैं इस x की जगह पे डालूंगी तो हमेशा आउटपुट मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा तो बेटा ये बताना ये कैसा मिलेगा। अगर मुझे मॉड्यूलस ऑफ 2 मिल रहा है, मॉड्यूलस ऑफ -2 भी 2 मिल रहा है, तो बच्चे माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या मिलेगा, -2, माइनस मॉड्यूलस ऑफ -2 क्या मिलेगा, -2।
ओरिजिनल फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा दिया तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। हम जानते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड्यूलस x का आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो माइनस मॉड्यूलस x का क्या होगा? अगर 2 पॉजिटिव है तो -2 क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो मॉड्यूलस x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस x विल बी लेस देन इक्वल टू 0। और यही तो हमारा फंक्शन था। फंक्शन क्या था हमारा? यही तो था। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है? मेरी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 0 आ सकती है और मिनिमम -∞ तक जा सकती है, क्योंकि इनने कहा नंबर लाइन पे अगर मैं इसी चीज को बनाऊं ना तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -∞ होता है, यहाँ +∞ होता है। f ऑफ x कैसा है? या तो 0 है या फिर 0 से छोटा है। तो छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितना छोटा है? हमने कहा -∞ तक जा रहा है। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर लिखते हैं। तो डेफिनेटली 0 तो बड़ा होगा ना, बाकी सारे नंबर छोटे होंगे। यहाँ पे मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनाया। क्यों बनाया ओपन ब्रैकेट यहाँ पे? क्योंकि -∞ कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। जब भी आप ऐसा लिखते हो ना, ऐसा -∞ से +∞, तो यहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही बनते हैं, क्योंकि दे आर नेवर इंक्लूडेड। परंतु 0 के पास मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट बनाया क्योंकि 0 इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू है। इस साइन के वजह से ये क्लोज्ड ब्रैकेट बना। 0 इंक्लूडेड है। मेरे आउटपुट में 0 आ सकता है या फिर 0 से छोटी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब रेंज जो है मेरे इस क्वेश्चन में वो क्या है? रेंज इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट -∞ से 0, और 0 को हमने लिखा है क्लोज्ड ब्रैकेट में। दिस इज रेंज। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया? अभी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुनना। बस इतना याद रखो, रेंज आउटपुट है, पॉसिबल आउटपुट क्या मिलता है? दैट इज रेंज। डोमेन इज द पॉसिबल इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन रहे। दैट्स इट। आई होप, आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, दैट इज डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है आपको इस फंक्शन का। और मैंने आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं 2.3 के ओवरव्यू में डोमेन एंड रेंज के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक ना 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से बस सुनते चलो। ठीक है, अब अगेन मेरे पास फंक्शन है, मैं लिख लेती हूँ मेरे पास फंक्शन क्या है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू √9 - x²। ये मेरे पास फंक्शन है, मुझे इसकी डोमेन और रेंज बताना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी डोमेन की। डोमेन क्या होता है बच्चे? आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। रियल नंबर की फैमिली में से x की जो भी पॉसिबल, क्योंकि सब रियल फंक्शंस है, इन्हें कहा है ना दे ऑल आर रियल फंक्शंस। इसका मतलब क्या? रियल नंबर की फैमिली में से उन सभी x को आपको लाना है उठा के, जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइन रहे। सो आप लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड। तो वो सभी x की पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा, उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट इज नोन एज डोमेन। रियल फंक्शंस हैं तो भैया रियल नंबर की फैमिली में से वो सभी रियल नंबर्स को आप उठा के कहोगे कि ये डोमेन है जिसके लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सब तक? ठीक है, सब कुछ क्लियर है? ओके। एक बार रियल फंक्शंस, रियल नंबर्स को फील करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को अगर आपको फील करना है तो याद रखना बहुत ही बड़ा परिवार है। ठीक है, इसके अंदर आपको नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, डेसिमल वाले नंबर, सभी तरीके के आपको नंबर्स मिलते हैं।
ठीक है, तो मैंने कुछ लिखे हैं, आप याद रखना। इसमें हर टाइप के नंबर्स है, रियल नंबर्स, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, सभी टाइप के नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो इस रियल नंबर की फैमिली में से उन एक्स को आपको छांट के रख लेना है, उन एक्स को आपको सिलेक्ट करके रखना है जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड हो। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड रहता है, वो सभी एक्स को मैं डोमेन कहती हूँ। ओके, डोमेन मतलब पॉसिबल इनपुट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट शब्द है कि फंक्शन रहता है डिफाइंड। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब हो जाता है? अगर फंक्शन रूट का है और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का है और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कैसा है? मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे f of x इज इक्वल टू √9 - x स्क्वेयर। तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है, ठीक है, अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो रूट के अंदर लिखा हुआ टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर रूट के अंदर लिखा हुआ टर्म नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव गिव्स यू इमेजिनरी नंबर एंड वी आर डीलिंग विद रियल फंक्शंस। हम सिर्फ रियल नंबर पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमको इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए। तो मैं अगर चाहती हूं कि मेरा ये फंक्शन डिफाइन रहे तो भैया रूट के अंदर लिखा हुआ टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0 और इट कैन बी इक्वल टू 0, नो समस्या। इट शुड बी कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, या तो 0 हो या तो पॉजिटिव नंबर्स हो, परंतु नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। तो ठीक है, मैंने इसको उठाया और कह दिया कि सुनो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। अब बस आप x की वो वैल्यू सोच लो रियल नंबर्स में से जिसके लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। वो सभी x की वैल्यूज विल बिकम डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो, फंक्शन को रहना है डिफाइंड। तो भैया ये फंक्शन डिफाइन कैसे रहेगा? जब रूट के अंदर लिखा हुआ टर्म या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। इन शॉर्ट 9 - x स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब बस हमको ये सोचना है कि रियल नंबर्स में से वो कौन से x है जिसके लिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। तो यार ऐसे अगर बैठ के सोचते रहे तो 3 घंटे जो हमको मिलते हैं ना एग्जाम में वो कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही बैठ के सारे रियल नंबर्स को देख के नहीं सोचना है कि x क्या क्या हो सकता है। हम करेंगे इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ लगाएंगे a² - b²। हम सब जानते हैं कि a² - b² क्या होता है? a - b इंटू a + b। तो बच्चे यही लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, चलो लगा दो। क्या मिलेगा आपको यहाँ से? आपको ये मिल जाएगा, दिस इज 9 को लिख सकते हो 3² - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हैं 3 - x इंटू 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पता है आपको क्या करना है? आपको चुपके से जाना है, ठीक है, आपको एकदम चुपके से जाना है और इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर है आपके पास, इसको 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, चुपके से जाओगे रफ वर्क में, इन फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दोगे तो बेटा x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 3 आपको मिलेगी। मिल गई? ठीक है, बस अब चुपचाप से वापस आ जाना है। अब आपको ये जो x की वैल्यूज मिली है इनको आपको नंबर लाइन पे अपने ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर देना है। सो यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, डेफिनेटली यहाँ पे -∞ आएगा और यहाँ पे +∞ आएगा। तो मुझे जो x की वैल्यूज मिली है मैंने क्या किया? उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना। अब सुनो, आप देख सकते हो कि इन दो x की वैल्यूज ने आपकी एंटायर नंबर लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। एक है -∞ से -3, दूसरा है -3 से 3, तीसरा है 3 से ∞। अब हम क्या करेंगे? एक एक इंटरवल को पकड़ेंगे,
उसके अंदर जो भी x की वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ पे डाल के चेक करेंगे। अगर वो x की वैल्यू डालने पे ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वो इंटरवल मेरा डोमेन कहलाएगा। ठीक है, ओके। चलो तो इस फैक्टर को लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में आपने कोई भी एक x पकड़ लेना है। बेटा क्या होगा इन दोनों के बीच में, बहुत सारे नंबर है, मैंने -4 ले लिया, -4 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से -4 को उठाया और अपने इस फैक्टर में रख दिया। मुझे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। मैंने -4 रखा, सो दिस इज 3 माइनस -4, कुल मिला के जो भी होगा पॉजिटिव होगा, इनटू यहाँ पे रखा 3 माइनस 4, जो भी होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में मेरा ये जो फैक्टर है ये नेगेटिव का साइन शो कर रहा है, परंतु हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, हमको चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो डोमेन होगी मेरी वो इस इंटरवल में तो लाई नहीं करती, क्योंकि इस इंटरवल में मैं कोई भी x उठा के यहाँ रखूंगी ना तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, मुझे ये इमेजिनरी मिलेगा। नहीं मानते तो चेक कर लो, आपने -4 उठाया, x की जगह पे यहाँ पे रख के देख लो। -4 का स्क्वायर 16, 9 में से -16 गया, जो भी होगा नेगेटिव में आएगा। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड रियल फंक्शंस के लिए। मतलब इस इंटरवल में तो मुझे कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब यहाँ पे तो मेरी डोमेन नहीं है। ओके, अब मैं लेती हूँ -3 एंड 3। -3 एंड 3 इस इंटरवल में 0 होगा, राइट, 0 होगा कोई नंबर, तो मैंने 0 लिया और अपने इस फैक्टर में रख दिया। यहाँ पे रखा 0 तो ये 3 है पॉजिटिव, यहाँ पे रखा 0 ये 3 है तो पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो -3 से 3 के बीच में तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैंने -3 भी रख लिया ना यहाँ पे -3, तो भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी इंक्लूडेड है। ओके, 3 से इन्फिनिटी ले लो आप, 3 से इन्फिनिटी। अच्छा सुनो, -3 से 3 के बीच में या फिर -3 और 3, इस इंटरवल में मैं कोई भी x उठा लूँ ना मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। नहीं मानते तो चेक कर लो। -3 से 3 के बीच में -2 होगा, मैं यहाँ पे -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, √5 रियल है, नो दिक्कत, डिफाइन है। आपने यहाँ पे ले लिया 2 रखोगे तो भी डिफाइन है, 3 लोगे तो भी बेटा डिफाइन है। ठीक है, मतलब इस इंटरवल में मैं कोई भी x को ले लूं मेरा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, फिर बात करते हैं 3 और इन्फिनिटी के बीच में। आपने सपोज कोई नंबर 4 उठा लिया, मैं अपने इस 4 को उठा के अपने इस फैक्टर में रख देती हूँ। तो 4 मैंने यहाँ रखा, बेटा ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 - 4 इज -1, 3 + 4 क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव आएगा। इस इंटरवल में अगर मैंने कोई भी x उठा के अपने फंक्शन में डाला तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब मेरी डोमेन कहाँ एग्जिस्ट करती है, मेरी डोमेन एग्जिस्ट करती है इस वाले इंटरवल में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्यों इस इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझको मिल रहा है। सो आप लिखेंगे कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ योर फंक्शन f of x is equal to √9 minus x square is closed interval -3 से 3। क्यों closed interval, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। ओके, और यहाँ पे हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, यहाँ पे बड़ा नंबर लिखते हैं, तो ये इसकी डोमेन कहलाएगी। किस किस को डोमेन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अगर डोमेन का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप लोगों के प्यारे प्यारे मुस्कुराते चेहरे कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि डोमेन निकालना आया या नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए भी, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कैसे डोमेन निकाला, राइट। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज।
आप क्या पॉसिबल इनपुट इसमें डाल सकते हो रियल नंबर्स में से, तो वो जो भी कलेक्शन है दैट बिकम्स डोमेन। तो यहाँ पे जो पॉसिबल इनपुट वैल्यूज आप इसमें डाल सकते हो वो इस इंटरवल को बिलोंग करती है। कुछ भी डालो इस इंटरवल में से, ये फंक्शन हमेशा डिफाइन रहेगा, ये कभी इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी दूसरे इंटरवल में इमेजिनरी हो रहा था तो भैया उनको नहीं ले सकते, क्योंकि वी आर डीलिंग विद रियल फंक्शंस। ओके, चलो अभी तो सिर्फ डोमेन निकाला है, अब रेंज निकालना है। ठीक है, अब रेंज के ऊपर पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे अपन। सो मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज अ रियल फंक्शन, डेफिनेशन है उसकी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। आपको क्या पॉसिबल आउटपुट अपने फंक्शन के लिए मिल सकता है। ये ऐसा आपको ना एग्जामिनर को लिख के नहीं दिखाना है, ये सिर्फ मैं आपके लिए लिखती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे, आप समझते रहो। आप तो बस डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाओगे, मतलब ये सब चीज़ें जो मैं लिख देती हूँ ना, ये डेफिनेशन वगैरह, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप तो मेन जितना सोल्यूशन लिखा है उतना दिखा दोगे, वहीं पे आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, सो ये डेफिनेशन सिर्फ आपके लिए। रेंज का मतलब होता है पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, मैं अपने डोमेन में से जब x डालती रहूंगी तो मुझे क्या पॉसिबल आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, अब रेंज निकालने के लिए पूरा एल्गोरिदम है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली रेंज नहीं बता रही। ठीक है, कैसे बताऊँ, तो मैंने कहा चलो पूरा एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप्स क्या है, हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया है। स्टेप्स ये कहती है कि आप अपने एफ ऑफ एक्स को y लिख दो, तो हमने एफ ऑफ एक्स को y लिखा, यह मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके का हो गया। ओके, मैंने एफ ऑफ एक्स को y लिखा। अब मुझे अपने इस एंटायर फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है। तो x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है तो पहली बात है ये स्क्वायर रूट से मुझे फ्री करना होगा, तो दोनों तरफ मैं कर देती हूँ स्क्वायरिंग। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ये कहती है एफ ऑफ एक्स को y लिखो, उसके बाद x इन टर्म्स ऑफ y लेकर आना है। तो पहले तो इसको अंडर रूट से फ्री करना होगा। अंडर रूट से फ्री करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। ओके, अब x इन टर्म्स ऑफ y मतलब x को अकेला रखो, बाकी सब कुछ y के पास लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है जी, तो दिस इज y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को अकेला करना है तो ये साइन को क्यों लेके घूम रहे हैं, इस साइन को भी यहाँ पे सेंड कर दो। तो आप क्या देख रहे हो कि जो x स्क्वायर आ रहा है दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर। चेक करो एक बार आप सब लोग, क्या काम किया मैंने। रेंज निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को y कहा, y इज इक्वल टू दिस। अब अपने एंटायर फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y बनाऊंगी, पर यहाँ पे देख के तो मैं अटक गई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं x इन टर्म्स ऑफ y कैसे बनाऊँ। मैंने कहा स्क्वायर रूट को हटाओ, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, इस तरीके का बन गया। 9 को यहाँ पे शिफ्ट किया क्योंकि x को अकेला करना है ना, 9 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अभी नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा था तो नेगेटिव से एंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और एक्स स्क्वायर कौन है बेटा, 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। होगा या नहीं होगा, आप यहाँ पे रुके, मैंने कहा रुक जाओ, अभी एकदम रुक जाओ। ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो 9 माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हो, जैसे आपने डोमेन निकाला है ना एक्स के टर्म्स में, ऐसे ही आपको वाई के टर्म्स में डोमेन निकालना है और उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन करना है, आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है, चलो आओ, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको आप लिखोगे दिस इज 3 माइनस वाई, इसको लिखोगे 3 प्लस वाई, आपने फैक्टराइज किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब आप, जैसे आपने यहाँ पे, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ही तो प्रीवियस से प्रीवियस क्वेश्चन है, हमने कहाँ सॉल्व किया था, हमने यहाँ सॉल्व किया था। आ जाओ, जैसे आपने इस क्वेश्चन में डोमेन निकाला था x के टर्म्स में, सेम कहानी आपको y के टर्म्स में डोमेन निकालना है।
तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिलेगी -3,3। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल रही है, -3,3। जैसे आपने ये सेम इनइक्वालिटी को x के टर्म्स में सिंप्लीफाई किया था, वो नंबर लाइन बनाई थी, चेक किया था कि कौन से y के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो आपको मिल जाएगा भैया -3 से 3 में मेरा y पॉजिटिव है। लेकिन ये रेंज नहीं है। अभी तो मैंने यहां तक काम किया, पूरा y के टर्म्स में डोमेन निकाला, परंतु ये रेंज नहीं है। रेंज निकालने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना होगा। क्या वेरिफिकेशन करना होगा, आप ये कहोगे कि इस इंटरवल में जो नंबर्स आए हैं, आओ पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका -3 और ये रहा बेटा 3। ठीक है, दिस इज -3 एंड 3। मैंने कहा कि मेरा जो y है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, लेकिन क्या मेरा y यही मेरा रेंज है? नो, दिस इज नॉट माई रेंज। क्यों? ये रेंज हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल मैं कह रही हूं इट इज नॉट अ रेंज, क्योंकि मुझे इसके बाद एक स्टेप फॉलो करनी होती है, दैट इज वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं? अपने फंक्शन को देख के। आपका फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू √9 - x²। ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूं कि मुझे जो आउटपुट मिलेगा, y मतलब आउटपुट, मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो -3 से 3 में होगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या मुझे आउटपुट यहाँ पे y की वैल्यू -3 से 3 मिलेगी? तो पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा y ये है एंड दिस y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस y को कैसा होना पड़ेगा जी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, क्योंकि y मेरा ये है और ये कैसा होना होगा? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने अभी देखा था यहां पे अगर आप कुछ भी इसकी डोमेन को अगर आप चेक करते हो, इसकी डोमेन क्या थी? -3 से 3। इस डोमेन में से आप अगर यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यूज डालोगे ना, आपको आउटपुट हमेशा बेटा पॉजिटिव ही मिलेगा। हमने यही चीज डिस्कस करी थी यहाँ पे कि डोमेन में -3 से 3 है, राइट? इस इंटरवल में आप कुछ भी x डालोगे तो f ऑफ x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। f ऑफ x मतलब y। इसका मतलब ये जो y है इसको तो हमेशा यार पॉजिटिव होना है, और आप कह रहे हो वो -3 से 3 हो सकता है। नहीं, यहाँ पे -3 से 3 में आपको 0 मिलेगा। ओके, क्योंकि 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ठीक है, मेरी जो रेंज होगी वो कहीं ना कहीं इस इंटरवल में होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी? वो एग्जैक्टली वो ये वाला सेक्शन होगा। सो जो रेंज है, जो आउटपुट है, वो क्या होगा बेटा? इसका जो रेंज है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3। मैं यहाँ पे x के डोमेन में से कोई भी x डालूंगी, मुझे y तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अभी मैंने कहा था कि मेरा y यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जब मैंने वेरीफाई किया, देखो जो भी रेंज होगी ना वो इसमें ही होगी, या तो ये पूरी होगी या तो इसका कुछ टुकड़ा होगा। तो इस केस में ये पूरी रेंज नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू √9 - x² है, और ये y तो मेरा हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। मैं इसके डोमेन में x की कुछ भी वैल्यू डालूं, मेरा y तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको और इसको कंबाइन स्टडी करूंगी, जब वेरीफाई करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि इसका रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3। तो रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3। क्लियर है सबको? इसकी रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3। राइट, डन। क्या हमको ये समझ में आया? एक बार मैं आपके लिए पूरा समराइज करती हूँ कि हमने रेंज कैसे निकाला है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा जो भी फंक्शन है, रेंज का मतलब है आउटपुट। आपको क्या आउटपुट मिलेगा? डोमेन आ गई ना, उसके बाद रेंज निकालना तो बहुत आसान है। मैं अपने इस f ऑफ x को कह दूंगी बेटा तुम y हो, y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से ना ये चीज़ हमको वैसे तो समझ में आ रही थी कि हमारा जो y होगा ना, इसका आउटपुट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
ठीक है, मैंने कहा कि मेरा एफ ऑफ एक्स वाई है, वाई इज इक्वल टू दिस। एफ ऑफ एक्स को वाई रखने के बाद मुझे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लेकर आना है। तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लाना है तो सबसे पहले मुझे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी होगी। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर मिला। फिर मैंने एक्स को अकेला किया, मेरी इक्वेशन कुछ यहाँ तक आ गई थी। इसके बाद मैंने कहा सुनो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, आप यहाँ पे कुछ भी रखो, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर भी वो एक्स स्क्वायर ही तो है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया और उसके बाद जैसे आपने एक्स को सॉल्व किया था, उसकी डोमेन निकाली थी, देखो सेम, वहां पे वाई आ गया, यहाँ पे एक्स था, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मैं अपने इधर y को सॉल्व करूंगी। तो मेरा y -3 से 3 में आ रहा है, परंतु ये मेरी रेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मैं करूंगी वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे। फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया इसके डोमेन में मैं x की कोई भी वैल्यू डालूंगी ना, तो मेरा जो y है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो मैं -3 से 3 ये सॉल्व करने पे मुझे y मिला था, परंतु जब मैं वेरीफाई करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा y कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब इस इंटरवल में ही मेरी रेंज होगी, लेकिन वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो मेरा y है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब 0 या 0 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा? 3 तक ही जाना है आपको। तो रेस्ट्रिक्शन पता चला, फिर ओरिजिनल रेंज पता चल गई। इस तरीके से आप रेंज निकालते हो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ओवरव्यू में सॉल्व किया है, डेफिनेटली आप इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रेंज का मतलब है आउटपुट। आई विश ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन क्लियर है, किस तरीके से काम करना है। देखो जब रेंज निकालते हैं ना, तो आधा काम तो आपको जैसे डोमेन में करते हो ना, वैसे ही काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन पे जाओ और सोचो क्या ये रेंज हो सकती है, क्या मुझे ये आउटपुट मिल सकते हैं। मैंने कहा यार नेगेटिव आउटपुट तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि y मेरा यहाँ पे कुछ भी x डालूंगी y मेरा पॉजिटिव होगा। तो ये पूरी रेंज नहीं है, लेकिन इसका टुकड़ा रेंज है, और टुकड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, और 3 पे खत्म हो जाएगा। सो 0 से 3 इज द रेंज। आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं एक बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं है, आप उड़ा दोगे इन्हें। चलो उड़ाना स्टार्ट करो इन क्वेश्चन को। A function f is defined by f of x is equal to 2x minus 5. Write down the values of these things. ठीक है, वेरी सिंपल। मेरे पास यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है f of x is equal to 2x minus 5। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे कहा गया है कि f of 0 निकालो। मैंने कहा जब यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ 0 है तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 5 इज -5। तो f of 0 क्या आ रहा है? -5 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन उड़ गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। f of 7 निकालना है। x था तो x है, 7 है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। सो 2 इंटू 7 माइनस 5। 2 7 जा क्या होता है बच्चे? 2 7 जा होता है 14। सो 14 माइनस 5, 14 माइनस 5, 10 माइनस 5 5, 5 प्लस 4 9। सो 14 माइनस 5 इज 9, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास f ऑफ -3। सो f ऑफ -3 का मतलब क्या है? x की जगह पे -3 रखो। सो 2 इंटू -3 -5, तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू -3 -6 एंड दिस इज -5, तो ये आ रहा है -11। सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना था। मेरे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, मुझे बस x की जगह पे 0, 7 और -3 रख के सिंप्लीफाई कर देना था। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेशन चेक करो, फिर आगे अपन चलते हैं। सो हमारे पास आया है -5, 9 एंड -11। अच्छा एक बात सुनो, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ना आप बुक के पीछे आंसर देखोगे, उन लोगों ने अलग तरीके से लिखा है, हमने इंटरवल बना के लिख दिया है। दोनों आंसर परफेक्ट है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आई होप 2.3 का थर्ड क्वेश्चन उड़ चुका है, वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, इसके 4 सेक्शंस हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, पता है मैं आपको सही बताऊं तो 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है एंड आपका लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो तो इन 3 क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, सो क्वेश्चन 4 कहता है द फंक्शन t, फंक्शन है t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by this। फंक्शन है आपका t और उस t की डेफिनेशन क्या है, उस t की डेफिनेशन है कि t of c इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। बस ठीक है जी। पहले पार्ट में हमसे कहा गया है कि t of 0 निकालो, हमने कहा कोई समस्या नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है और कैलकुलेशन करना है। तो t of c मतलब 9c/5 प्लस 32। पहला क्वेश्चन कहता है t of 0 निकालो, हमने कहा ठीक है, c की जगह पे 0 रख देंगे, 9/5 0 प्लस 32, समथिंग इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 32 इज 32 ओनली, तो यहाँ पे 32 मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है बेटा t of 28 निकालो, है ना, नहीं आएगा ये सवाल पेपर में, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे लिखोगे 9/5, c की जगह पे रखोगे 28, ठीक है। अब जितने भी ऐसे कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं ना, 11th 12th में ऐसे कंसेप्ट वाले सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5 हाईली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 1 सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अब इसकी कैलकुलेशन करना है बच्चे, तो कैलकुलेशन कर दो यार, इसकी क्या होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 इंटू 9, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, 18 में आपको ऐड करना है 7, कर दो 7 ऐड, तो ये आएगा 15, 25, सो दिस इज 252। तो 252 अपॉन 5 कितना आ रहा है बेटा, 252 अपॉन 5 प्लस 32। चलो फटाक सीधे इसकी कैलकुलेशन करो और बताओ मुझे कितना आंसर निकल के आ रहा है आपके पास। आप एलसीएम ले लेना, डेसिमल में नहीं लेकर आए हैं ये लोग, तो एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पे आएगा दिस इज 5, दिस इज 252 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आएगा 60, है ना। 32 इंटू 5 चेक करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड दिस इज 16। अब इन्हें ऐड कर लो, 160 एंड 252 कितना आएगा, 2 6 5 11 2 3 4, 412 अपॉन 5 कितना आ रहा है, 412 अपॉन 5। दैट्स इट, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, नथिंग। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट क्लियर है। आपको एक डेफिनेशन दे दी गई है और आपसे बोला जा रहा है कि t of 0 एंड t of 28 बताओ। तो t of c अगर ये है 9c/5 प्लस 32, तो t of 0 क्या होगा, c की जगह पे 0 रखना है। t of 28 क्या होगा, c की जगह पे 28 एंड जस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। ओके चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, t of -10 बता दो। हमने कहा ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास t of c है 9c/5 प्लस 32, क्या बताना है, t of -10, तो c की जगह पे -10 रखो, दिस इज प्लस 32, तो t of -10 क्या आ रहा है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 9 इंटू -2 18, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, सो -18 प्लस 32, सो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 14। चेक कर लो एक बार, 18 और 14 9 10 11 12 32, यस 14 आ रहा है। तो t of -10 कितना निकल के आया, 14 निकल के आया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, फोर्थ पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ c व्हेन t of c इज इक्वल टू 212। t of c क्या है, 212 है, ठीक है। आपको c की वैल्यू निकालना है। हमने कहा ठीक है, t of c हमारे पास कितना गिवन है, दिस इज गिवन। सो t of c आपके पास क्या है, t of c हमारे पास है
9c/5 प्लस 32। ओके, सो क्या करना है, टी ऑफ सी गिवन है 212, यहाँ पे 212 रख लो आप लोग और इस इक्वेशन को कर दो सॉल्व, 9c/5 प्लस 32। अभी तो इक्वेशन सॉल्व करना है, 32 को शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो दिस इज 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5। 212, ठीक है, सो 200 प्लस 12 माइनस 30 माइनस 2, ठीक है, सो 200 में से 30 गया, कितना होगा 170, 12 में से 2 गया, कितना होगा 10, यानी मेरे पास कितना आ रहा है 180, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिला 180। इस 5 को यहाँ ले लो, दिस इज 9c। अब क्या करना है आपको, 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू c। 9 को डिवीजन में ले गए, सो 9 1 जा 9 2 जा 18, सो 20 इंटू 5 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 100, तो c कितना आ गया आपके पास 100 आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, कोई समस्या किसी को, कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को टारगेट कर दिया ना, कुछ था ही नहीं मैम इसमें। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अगेन यहाँ पे कुछ फंक्शंस आपके सामने आएंगे, आपको इन सभी फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। रेंज का मतलब क्या है बच्चे, रेंज का मतलब है आउटपुट। आपको पॉसिबल आउटपुट बताना है, ठीक है, बता देंगे। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मेरे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। मुझे मेरे इस फंक्शन के लिए पॉसिबल आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे ना आउटपुट बताने की, रेंज बताने के अनेक तरीके होते हैं। एक, जब फंक्शन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखे ना, तो आप एफ ऑफ एक्स को वाई लेके सॉल्व कर दो। दूसरा, आप इस फंक्शन को देखो, इन कंडीशंस को देखो और इन कंडीशंस को देख के पहचान के खुद अपने आप बता सकते हो कि इसका आउटपुट क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x है और इन्हें कहा है कि भैया ये जो x है ना, ये रियल नंबर के परिवार को बिलोंग करता है और जो x है वो पॉजिटिव है। ये x के ऊपर इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो बस मैंने इस कंडीशन को ही उठा लेना है। मैं यहाँ पे y लेके भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, मैंने इस कंडीशन को उठा लिया। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि जो x है ना, x इट इज़ ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन की हेल्प से मैं अपने इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करूंगी। मेरे पास x है विच इज ग्रेटर देन 0। अब इस छोटे से x की हेल्प से मैं इस एंटायर फंक्शन को बनाऊंगी। कैसे, देखो, x के आगे क्या लिखा है 3, तो दोनों तरफ मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगी। सो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 3x ग्रेटर देन 3 इंटू 0, 0। ये 3x के आगे नेगेटिव का निशान है, तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, ये चेंज हो जाता है। ये आप लीनियर इनइक्वालिटी नाम का जब चैप्टर पढ़ोगे अपने क्लास 11th में, तब ये कुछ रूल्स होते हैं कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसमें से एक रूल ये भी है कि अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके इस इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बदल गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है +2, तो दोनों तरफ बेटा आप क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। सो दिस इज 2 माइनस 3x लेस देन 2। क्योंकि मैथ्स है, जो इस साइड कर रहे हो ना काम, वो आपको इस साइड भी करना होता है। तो अगर +2 किया तो दोनों तरफ +2 कर दिया, ठीक है। फिर आप क्या देख रहे हो, आप अगर बड़े ध्यान से 2 माइनस 3x को देखोगे ना, तो यार ये तो f ऑफ x है। इसका मतलब आपने क्या जाना कि f ऑफ x तो लेस देन 2 आ रहा है। और f ऑफ x क्या होता है, y मतलब आउटपुट। मतलब मेरी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 से कम आएगी। 2 से कितनी कम आएगी, -∞ तक चले जाओ, क्योंकि रियल नंबर की बात करते हैं अपन।
तो यहाँ पे जो रेंज होगी आपकी वो क्या है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स को ही तो रेंज कहते हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, वाई, ठीक है। तो इनने कहा जो एफ ऑफ एक्स है वो 2 से कम है, तो यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से कम मतलब ये पूरा, 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इस इनइक्वालिटी के नीचे ये वाली लाइन नहीं है, तो 2 तो इंक्लूडेड नहीं है। जब ये इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा और छोटी वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो आपके इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा, जो रेंज होगा, वो रेंज क्या हो सकता है, 2 से छोटे अनंत तक सभी नंबर, माइनस अनंत तक सभी नंबर। सो -इन्फिनिटी, 2 दोनों हैं ओपन ब्रैकेट में क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो आपको इस इंटरवल में मिलेगा। ये इसके पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। जब भी आप x की ग्रेटर देन 0 वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो आपको पॉसिबल आउटपुट ये मिलेगा। अगर आप 1 डालते हैं तो 2 - 3 -1 यहाँ लाई करेगा, डेफिनेटली लाई करेगा। आप अगर 2 डालते हैं x की जगह पे तो 2 - 6, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, -4 यहाँ लाई करेगा। तो इसके जो पॉसिबल आउटपुट आ रहे हैं दैट इज ओपन ब्रैकेट -इन्फिनिटी से 2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर है सबको। क्या किया मैंने इस मेथड में, देखो मैं इस क्वेश्चन को y लेके भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन आपको सभी तरीके के ना मेथड्स पता होना चाहिए। यहाँ पे बड़ा आसान था मेरे पास, मुझे बेसिकली एक ऐसी कंडीशन मेरे इस फंक्शन में मिल गई जिसको मैंने पकड़ा और उस कंडीशन के हेल्प से मैंने अपने एफ ऑफ एक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो जब कंस्ट्रक्ट किया तो क्या पाया कि एफ ऑफ एक्स मतलब आउटपुट, आउटपुट कैसा है, 2 से कम, तो 2 से कितना कम, -इन्फिनिटी तक। सो -इन्फिनिटी, 2 विल बी माई आउटपुट, विल बी माई रेंज। यहाँ पे हमेशा छोटा नंबर, यहाँ पे हमेशा बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है। और ये ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -इन्फिनिटी को कभी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखते। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों बना है, क्योंकि देखो शुरुआत हुई थी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से, कहीं पे भी ऐसा लाइन नहीं था, यहाँ पे इस तरीके का नहीं था, इस तरीके का नहीं था, ये लाइन नहीं थी, इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट बनाना है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको रेंज निकालने का ये तरीका क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड क्वेश्चन भी है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि यार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2 की रेंज बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने इस फंक्शन को देखा, सिंपल सा फंक्शन है, तो क्यों मैं इसे y लेके कॉम्प्लिकेट करूं, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2 है और x के बारे में इन्हें क्या बताया है कि x कोई भी रियल नंबर है, बना रहे कोई बात नहीं। ये बताओ मुझे, मैं अपने इस फंक्शन में से ना x² की बात कर रही हूँ, x कैसा है, यहाँ पे गिवन है x इज अ रियल नंबर, तो x² हमेशा जिंदगी में कैसा होगा, अगर x रियल नंबर है, रियल नंबर आर वेरी बिग फैमिली, इट कंटेन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, अलग अलग तरीके के नंबर्स आपको रियल नंबर के परिवार में मिलते हैं। इनने x के बारे में क्या बोला है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर के परिवार को, मतलब x आपका रियल है। तो अगर x मेरा रियल है तो x² कैसा होगा, किस टाइप का होगा x², इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, से यस और नो। मैं यहाँ पे भी अपने फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करूंगी और इस प्रोसेस में मुझे मेरा आउटपुट, मुझे मेरी रेंज मिल जाएगी। मैंने देखा x एक रियल नंबर है, मेरे फंक्शन में x² है, तो मैंने दिमाग लगाया, x रियल है, अच्छी बात है, बेटा x² कैसा होगा, इट विल या तो 0 या तो 0 से बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि देखो ना अगर x की जगह पे 0 डालोगे, 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो बेटा 0 का स्क्वायर तो 0 मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन बनाया। -1 डालूंगी तो बेटा पॉजिटिव मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा, -2 डालूंगी तो मुझे 4 मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर x रियल है, मेरे इस फंक्शन में x² है, तो बेटा x² कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब बस इसी x² को पकड़ के मुझे मेरा एफ ऑफ एक्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, एफ ऑफ एक्स में क्या है, +2, दोनों तरफ +2 कर दो। सो दिस इज x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैथ्स है तो बैलेंस तो करना पड़ता है, जो काम यहाँ कर रहे हो वो उधर भी करना है आपको। अब ये x² + 2 कौन है, ये x² + 2 आपका एफ ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स ही मेरा आउटपुट कहलाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है,
क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो 2 इंक्लूडेड है, 2 से बड़ा तो 2 से कितना बड़ा, कोई अपर लिमिट नहीं है तो इन्फिनिटी तक। इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन में जो रेंज है मेरे फंक्शन की वो क्या है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर लिखते हैं और राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर लिखते हैं। तो 2 क्लोज्ड ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो 2 को आपको क्लोज ब्रैकेट में लिखना है। 2 से इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो इन्फिनिटी को आप ओपन ब्रैकेट में लिखोगे। सो क्लोज्ड इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, ये आपकी इस क्वेश्चन में रेंज हो जाएगी। क्या हमको ये क्वेश्चन समझ में आया? हमने रेंज कैसे निकाली? मेरे पास x रियल नंबर था, मैंने अपने फंक्शन को देखा, मैंने कहा चलो फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। x रियल है, मेरे फंक्शन में x स्क्वायर नाम का टर्म यूज हुआ है, तो x स्क्वायर कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं कोई भी रियल नंबर डालूंगी x की जगह पे, या तो मुझे 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फिर x स्क्वायर के साथ +2 था तो दोनों तरफ +2 किया, अरे मजाक मजाक में फंक्शन बन गया। तो f ऑफ x कैसा आ रहा है? या तो 2 आ रहा है या 2 से बड़ा, और f ऑफ x को ही तो रेंज कहते हैं, राइट। सो मेरी रेंज क्या है? 2 या 2 से बड़ा, 2 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल। अब 2 से बड़ा कितना? अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन में रेंज फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x। आपको इस x की जो एक रियल नंबर है इसकी रेंज फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, रेंज मतलब पॉसिबल आउटपुट। f ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज इज नोन एज रेंज। मैंने कहा यार मेरे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x, और मुझको ना यहाँ गिवन है कि x कोई रियल नंबर है, तो x रियल नंबर की फैमिली को बिलोंग करता है। अब रियल नंबर की फैमिली क्या है? बड़ी अनंत फैमिली है, बहुत सारे नंबर हैं इसमें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, मतलब कुल मिला के रैशनल एंड इरैशनल में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब मेरे रियल नंबर्स हैं। तो इनने x के बारे में तो रियल नंबर कह दिया है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं कोई भी x यहाँ इनपुट करूंगी तो मुझे बेटा आउटपुट में क्या ही मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। मैं -2 डालूंगी -2 मिलेगा, मैं 0.1 डालूंगी 0.1 मिलेगा, मैं 0.001 डालूंगी 0.001 मिलेगा। कहने की बात है जो डालोगे वो ही मिलेगा, और डाल क्या रहे हो? रियल नंबर, तो मिलेगा भी क्या आपको? रियल नंबर। और f ऑफ x भी रियल अगर होगा, इसका मतलब रेंज क्या होगा? रेंज भी इसकी होगी रियल नंबर, क्योंकि पॉसिबल आउटपुट f ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज, तो f ऑफ x अगर x के बराबर है, x आपका रियल नंबर है, आप कुछ भी रियल नंबर इनपुट करोगे तो वही रियल नंबर आपको आउटपुट मिलेगा। तो x अगर रियल है तो f ऑफ x भी मेरा रियल नंबर की फैमिली को बिलोंग करेगा। इसका मतलब f ऑफ x मतलब मेरा रेंज क्या है यहाँ पे? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, दैट इज कैपिटल R। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ जाओ सारी चीज़ों को। इसके साथ क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। रेंज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सब डिस्कस कर लिया। कुल मिला के एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। आप टेंशन नहीं लेंगे, ओवरव्यू में डोमेन एंड रेंज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इस चैप्टर का जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको डोमेन एंड रेंज की प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, इसके साथ खुश हो जाइए, 2.3 एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। कुल मिला के देखा जाए रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने पढ़ लिया है, बस आखिरी एक्सरसाइज बची है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको गलती से भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करके कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। अब वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है उसकी लिंक पे कर दो क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।